डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इस टॉपिक को हम कहाँ पढ़ रहे हैं? जो हमारी 10th क्लास की साइंस एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर चैप्टर 5 है, न्यू एनसीईआरटी के बेस पे लाइव प्रोसेसेस। और लाइव प्रोसेसेस में हम इससे पहले या जो 6 पार्ट हैं वो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर से के टाइप पढ़े थे। इसके और सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ह्यूमन डाइजेस्ट। सेकंड में हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। और थर्ड में हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, था रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर आया था सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमने पढ़ा था इससे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, जाइलम एंड फिलोएम, और एक्सक्रीशन इन प्लांट है। इन सभी पार्ट्स के आपको जो वीडियोज हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इस कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हैं। फिलहाल हमारा ये समझने के बेस पे देखा जाए तो पार्ट 7 रहेगा, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा। लेकिन इसके बाद एक पार्ट 8 भी रहेगा, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं या फिर जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 में। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं पार्ट 7। और पार्ट 7 किससे रिलेटेड है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें आपको काफ़ी कुछ ऐसी डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे जिसमें आपको ये टॉपिक फाउंडेशन का भी काम करेगा। और बोर्ड एग्जाम में आरबीएससी, एचबीएससी या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। एक्सक्रीशन क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। तो क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच बाय विच नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हम बोल सकते हैं, वेस्टेज आर रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी। जिसमें हम मेनली नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजन से बने हुए जो ज़्यादातर वेस्ट्स हैं उनको रिमूव करते हैं, वो हम ज़्यादातर एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन जो ऑर्गन करते हैं उनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और नाइट्रोजनियस वेस्ट के अलावा कुछ ऐसे हमारे पास और भी वेस्टेज होते हैं जिनको रिमूव किया जाता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में मेनली ह्यूमन की बात करें तो किडनी ही वर्क करती हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कई टाइप के मिलते हैं। जैसे कुछ हमारे जो फ्लैटवॉर्म्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती हैं? फ्लेम सेल्स, कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। इसके अलावा नेफ्रीडिया भी होती हैं, नेफ्रीडिया कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स भी मिलती हैं, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि हमको इंसेक्ट्स के अंदर मिलती हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में खासकर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने वाले जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं उसमें किडनी वगैरह है, फ्लेम सेल्स हैं, रेनेट सेल्स भी होती हैं कुछ। रेनेट सेल्स ये भी क्या होती हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन का काम करती हैं। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट के अलावा इन ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? ये ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं, ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी आयनिक बैलेंस है, आयंस का बैलेंस है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयंस, इनके बैलेंस को मेंटेन रखने का काम भी यही ऑर्गन करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और वाटर की जो अमाउंट है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर अमाउंट को भी ये बैलेंस रखते हैं। एक्सेस वाटर है उसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा जो जरूरत का वाटर है उसको ये ज़्यादा से ज़्यादा फिर यूरिन फॉर्मेशन के टाइम हम जब देखेंगे वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का भी काम करवाते हैं। तो इस तरीके से एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर ऑर्गन भी हैं ह्यूमन के अंदर जो कुछ वेस्टेज को रिमूव करने का काम करते हैं किडनी के साथ साथ। जैसे हमारे लंग्स हैं वो क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ वाटर है, H2O और CO2, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स ये भी कुछ आयंस वगैरह है, साल्ट्स वगैरह है, उनको रिमूव करती रहती हैं। ऑयल ग्लैंड हैं वो भी रिमूव करती हैं, एक्सक्रीशन का ही काम वहाँ भी देखा जाता है। तो इस तरीके से। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं एक्सक्रीशन और ईजैसन। ईजैसन एक कौन सी प्रोसेस होती है जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव किया जाता है?
डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं इजेशन, और ये एनस के जरिए रिमूवल होता है। जबकि ह्यूमन के अंदर, किडनी के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो प्रोसेस जरूर होती है। रिमूव किससे किया जाता है? किडनी से। जब हम अलग अलग पार्ट देखेंगे, यूरिन आगे बढ़ता है और लास्ट में यूरिथ्रा से उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से बाहर। तो आपको इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या डिफरेंट होता है। तो एक्सक्रीशन हमने समझ लिया है, इसके टाइप क्या क्या होते हैं। और टाइप की बात करें तो जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट की यदि हम बात करें, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। और उसी से क्या बनते हैं? हमारे एक्सक्रीशन के टाइप्स बनते हैं। एक्सक्रीशन के टाइप्स किसके बेस पे? किस टाइप का नाइट्रोजिनस वेस्ट बॉडी से रिमूव किया जाएगा। जैसे ह्यूमन की बात करें हम, ह्यूमन या अदर मैमल्स की बात करते हैं, तो वहां पे यूरिया ही एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। जबकि इस टाइप के एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म बोला जाता है। और यूरिया एक क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। फॉर्मूला क्या रहता है इसका? सी डबल बॉन्ड ओ NH2 और NH2। ये एक नाइट्रोजिनस बेस्ड है यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको लैब के अंदर क्रिएट किया गया था। उसके बाद ह्यूमन के अलावा यदि कुछ ऑर्गेनिज्म देखें हम, जिनके अंदर यूरिक एसिड भी एक्सक्रीटरी वेस्ट का काम कर सकता है, जैसे जो बर्ड्स वगैरह होती हैं, बर्ड्स के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट एक यूरिक एसिड रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूरिको टैलिक एनिमल। यूरिको, थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है, यूरिको। और इनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस को यूरिकोटैलिज्म, यूरिकोटैलिज्म। इसके अलावा ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड है। थर्ड, थर्ड एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारा अमोनिया भी हो सकता है, अमोनिया। और अमोनिया किस में मिलता है? ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, फीसिस वगैरह में, क्योंकि इस सब्सटेंस को हम मान सकते हैं बड़ा ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, और इसकी रिमूवल के लिए हमको एक्सेस ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो अमोनिया है जो उसको फीसिस एक्सक्रीट करती हैं। इस टाइप के हम एक्सक्रीशन को क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिज्म, अमोनोटैलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, मोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ टाइप में आ जाता है, मिलता जुलता है, अमाइनो एसिड, जिसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट, अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी बाहर निकलते हैं। और इस टाइप के एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? अमीनो टैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो अमाइनो एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जबकि अमीनो टैलिज्म प्रोसेस का नाम होता है। तो ये चार टाइप हम पढ़ते हैं किसके? एक्सक्रीशन के। अलग 10th में आपके इनका ज़्यादा जिक्र नहीं है, केवल ह्यूमन का ही जिक्र है कि ह्यूमन कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरियोटैलिक। लेकिन इसके अलावा आपको जो 3 अदर हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बेसिक टाइप्स हैं वो समझ लिए हैं। मेन हम समझना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम डायग्राम से पहले समझेंगे। और डायग्राम में बिल्कुल सबसे सिंपल सा जो डायग्राम रहता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो हम समझेंगे, जिसके अंदर क्या रहती हैं? बीन शेप्ड जो दो स्ट्रक्चर रहती हैं, जो बीन शेप्ड भी बोल देते हैं। और इसके इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है? किडनी। और इस साइड वाली किडनी को हम क्या बोलेंगे? राइट किडनी, राइट किडनी है। और इस साइड की किडनी क्या रहेगी? हमारी लेफ्ट किडनी। अब इन किडनी से क्या रहती हैं? यूरिटर्स हैं वो निकलती हैं। ये हम बात करें, यहाँ से एक ट्यूब्स है वो निकलती है दोनों से, और ये ट्यूब्स है आगे इसमें जाके मिल जाती है, एक हेलिनुमा स्ट्रक्चर्स में मिल जाती हैं। तो ये जो ट्यूब्स मैंने बनाई हैं, इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? इन ट्यूब्स को बोलेंगे यूरिटर। हर एक किडनी से एक ट्यूब आती है जो आगे जाके किसके अंदर मिलेगी? एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर जाके मिल जाती है। और ये ब्लैडर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, यदि हम बात करें, ये फिर आगे एक ओपनिंग से बाहर निकलती है। बाहर मतलब अपना जो वेस्टेज है, यूरिन वगैरह, उसको रिमूव करती है। तो ये क्या थे? ये हमारे यूरिटर से, और यूरिटर जिस भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? यूरिनरी
ब्लैडर, ब्लैडर मीन थैली। उसके बाद जो यहाँ से फिर स्टार्टिंग हो जाती की। और यदि फीमेल्स में बात करें तो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यूरिथ्रल ओपनिंग वो सेपरेटली ओपन होती है, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग, इससे दोनों ही हम बोल सकते हैं, जो गैमेट है वो भी और जो यूरिन है वो भी, दोनों एक साथ मतलब हम बोल सकते हैं एक ही पैसेज से रिमूव होते हैं, एक ही ट्रैक से रिमूव होते हैं। इस ट्रैक को मेल्स के अंदर हम क्या बोलते हैं, यूरिनो, यूरिनो जेनिटल ट्रैक भी बोला जाता है। जेनिटल है, यूरिथ्रल ओपनिंग से केवल यूरिन ही होता है, रिमूव किया, यूरिन की ही रिमूवल किया जाता है, जबकि मेल के अंदर उसको यूरिनो जेनिटल ट्रैक का नाम भी हम बोलते हैं यूरिथ्रा के लिए। इजैकुलेटरी डक्ट का भी काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सिंपल जो डायग्राम याद रखना है, किडनी, और इसके अलावा फिर क्या रहता है, यहाँ पे कुछ ट्यूब्स हैं वो आती हैं। और ट्यूब्स की बात करें तो यहाँ से एक ट्यूब है वो आएगी, जो क्या है, ब्लड को लेके आती है, जिसको हम बोलते हैं रेनल अर्टरी। तो ये रेनल अर्टरी इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद एक क्या रहती है हमारी, ऐसे ही रेनल वेन आती है, जो क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है। और एक ट्यूब इसकी साइड में चली जाती है, और जबकि दूसरी ट्यूब है वो हम बनाएं तो दूसरी ट्यूब इस तरीके से इस पार्ट में रहेगी। और उसके बाद इसको हम पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से क्या है, एक जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है जिसका, वो रहेगी रेनल अर्टरी। और यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो रेनल वेन। रेनल किसके लिए वर्ड आया है, किडनी के लिए। और किडनी के पास जो भी ब्लड को लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आएंगी, जैसे रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन किया है, तो ये अर्टरीज होती हैं, रेनल अर्टरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ पे, इनटू द किडनी, किडनी में लेके आती हैं, जबकि ये क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से दूर लेके जाती हैं। तो सिंपली हमने पार्ट्स को समझ लिया है। अब हमने किसके बारे में डिस्कशन करना है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में। और कंपोनेंट्स में हम सबसे पहला कंपोनेंट है वो पढ़ लेते हैं, वो क्या रहेगा आपका, फर्स्ट कंपोनेंट है किडनी। और किडनी क्या है, इसका आइडिया आपको दे दिया है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, या पार्ट, या फिर ऑर्गन भी हम बोल सकते हैं। ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ, एट द डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिन। और एब्डोमिन में भी कौन से पार्ट में, लोअर एब्डोमिन में, लोअर एब्डोमिन के डोर्सल साइड में, पीठ वाली साइड में प्रेजेंट होती है, बैक साइड में हम बोल सकते हैं। और क्या है, प्रेजेंट इन पेयर्स, प्रेजेंट इन पेयर्स, पेयर्स में प्रेजेंट होंगी। और किसकी बनी होती है ये, कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और यदि हम काउंटिंग की बात करें मिलियंस में, ईच किडनी, प्रत्येक किडनी के अंदर क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहती हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, ये उनका काम करती हैं। और किडनी का यदि हम फंक्शन की बात करें, ये क्या करती है किडनी, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, या फिर बोल सकते हैं रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल का काम करती है। और जो भी रिमूव हो जाता है, यूरिन फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, इसके अलावा क्या करती है ये, यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्मेशन का मेनली काम कौन करती हैं, वो करती हैं आपकी नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन और न्यूरॉन में आपको काफी कंफ्यूजन रहता है। न्यूरॉन
और नेफ्रॉन, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इनको बोला जाता है। लेकिन ये किसकी है? ये नर्वस सिस्टम की है। नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जबकि ये क्या है? ये किडनी की होती है, इसके बारे में हम वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो किडनी से रिलेटेड आपको पेयर में रहती हैं और कहाँ लोकेशन होती है, शेप कैसी होती है और क्या होता है किडनी के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और किडनी के भी यदि हम बात करें, डायग्राम से आइडिया लें, तो जो आउटर रीजन होता है किडनी का, उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स रीजन। और जो बीच का जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। मेडुला। और ऐसे ही इनके अंदर जो भी नेफ्रॉन के भाग पाए जाते हैं, मतलब कोर्टेक्स रीजन मतलब आउटर रीजन में, और उनको हम कोर्टेक्स नेफ्रॉन, कोर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, कुछ को मेडुलरी नेफ्रॉन भी बोला जाता है। तो इस जगह से आपको थोड़ा सा आइडिया याद रखना है, कोर्टेक्स और मेडुला ये कई जगह पढ़ने को मिलते हैं वर्ड। कोर्टेक्स से रिलेटेड आउटर रीजन का ही रहता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसके अदर पार्ट्स। अदर पार्ट कौन कौन से हैं? सेकंड नंबर पे है हमारा यूरिटर्स। यूरिटर्स, और यूरिटर्स क्या होते हैं? ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम ईच किडनी। देखा डायग्राम हमने, हर किडनी से ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो निकलती हैं। और क्या काम करती हैं? ये कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पास ये क्या करती हैं? जितना भी यूरिन है नेफ्रॉन्स बना लेती हैं। नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, एक रीजन में आके खुलती है और वहां से उस रीजन से फिर यूरिटर्स हैं वो बाहर निकलती हैं। यूरिटर का मेनली काम यही रहता है, क्या करती हैं ये? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आती हैं। उसके बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो देख लेते हैं क्या होता है। और ब्लैडर का मतलब क्या होता है? थैली, सैक लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम। सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर यूरिन टेम्परेरली। कुछ टाइम तक क्या है, यूरिन है वो आराम आराम से इसके अंदर स्टोर होता है। और जैसे ही इसके अंदर एक लेवल तक वो यूरिन का लेवल है वो स्टोर हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर सिग्नल बनते हैं। और वो सिग्नल ही क्या किसकी वजह से बनते हैं? स्ट्रेचिंग की वजह से। स्ट्रेचिंग ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और कौन से टाइप की सेल्स होती हैं? एक वर्ड आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। एक एपिथेलियल टिश्यू नाइन्थ क्लास में हम पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, उनके अंदर एक टाइप होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या होती है? वैसे होती तो स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन बाद में क्या है, वो स्ट्रेचिंग भी शो कर सकती है। तो स्ट्रेचिंग होने की वजह से सिग्नल बनते हैं, और सिग्नल फिर वो ब्रेन के पास जाते हैं, वहां से एक हमको पता लगता है कि भाई यूरिनेशन का टाइम आ चुका है, मिक्टुरेशन या यूरिनेशन, यूरिन को रिमूव करना है बॉडी से बाहर। तो इस तरीके से हमारे जो चार तीन पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक पार्ट बचता है, वो क्या रहेगा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हो चुका है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के बारे में अभी मैंने आइडिया दिया था, क्या होता है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये भी हम बोल सकते हैं ट्यूबुलर, या फिर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है विच रिमूव यूरिन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। और इसके बारे में जैसे बताया था, अभी आइडिया दिया था आपको, जो फीमेल्स हैं उसके अंदर तो ओनली यूरिन को रिमूव करेगा ये, इसमें फीमेल्स के अंदर। जबकि मेल्स के अंदर क्या है? मेल्स के अंदर ये किसका काम करता है? मेल के अंदर करेगा ये यूरिनो जेनिटल ट्रैक का, यूरिनो जेनिटल ट्रैक, मतलब यूरिन के साथ साथ में किसको भी रिमूव करता है? जो गैमेट्स वगैरह या सीमन है उसको भी रिमूव करता है। इसलिए इसको इजैकुलेटरी डक्ट भी बोला जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट इसके केस में, मेल के केस में इजैकुलेटरी डक्ट मतलब सीमन के ट्रांसपोर्ट का भी काम करेगा ये। तो इस तरीके से चार कंपोनेंट है उनका हमने आइडिया ले लिया एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब हम पढ़ लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। और नेफ्रॉन क्या रहेगा? जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, हम बोल सकते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऑफ किडनी। किडनी के जितने फंक्शन हैं
जो ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम है वो यही भाग है वो देखता है, या यही सेल है वो देखेगी। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जा सकती है, तो ये समझ लेते हैं। तो जब हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं बुक में, थोड़ा सा अजीबोगरीब सी मिलती है, कई बार वो समझ में नहीं आती, तो थोड़ा आइडिया लोगे तो आप वहां से क्लियरिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले एक कप जैसी स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है इसके नेफ्रॉन की। उसके बाद है एक ट्यूबुलर पार्ट है वो शुरू हो जाता है, इस तरीके से एक ट्यूबुलर पार्ट है, और ये ट्यूबुलर पार्ट कैसा है, कॉन्वोलेटेड है। जो ट्यूबुल्स है ना वो कोइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कोइल किया हुआ आपस में, और उसके बाद फिर एक स्ट्रक्चर आ जाती है, यहाँ से शुरू हो जाती है, जो एक लूप लाइक स्ट्रक्चर्स है वो बन जाती है इस टाइप से। लॉन्ग यू शेप्ड स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी, और उसके बाद फिर क्या है, वापस एक ट्यूबुलर पार्ट है वो शुरू हो जाता है इस तरीके से। एक अनदर ट्यूबुलर पार्ट है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, और ये ट्यूबुलर पार्ट फिर क्या है, लास्ट में इसके अंदर जाके मिल जाता है। यदि हम बात करें एक अनदर वाइडर ट्यूबुलर पार्ट है उसके अंदर मिल जाता है, और इस ट्यूबुलर पार्ट में और भी क्या है, दूसरी ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मिली हुई हो सकती हैं ऐसी, और ये काफ़ी जगह दूसरी ऐसे ही किसी नेफ्रॉन्स के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो मेनली हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स हैं वो देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, अब इनकी नेमिंग की हम तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कप शेप्ड स्ट्रक्चर है को हम बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल, कैप्सूल मतलब यू शेप्ड स्ट्रक्चर के लिए बोला जाता है। इसको हम बोलेंगे ईसीटी, और इसका पूरा नाम क्या होता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल मीन्स पास में, किसके पास में, बाउमेन कैप्सूल में, क्योंकि यूरिन की फॉर्मेशन की जो शुरुआत है, फिल्ट्रेशन की शुरुआत यहीं से होती है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या रहेगा, जो कोल्ड ट्यूब है उसको हम प्रोक्सिमल मतलब पास में, कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है जो एक दूसरे में कोल्ड हो, कोल्ड, और ट्यूब्यूल्स मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बताई थी इसको क्या बोलेंगे हम, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप, और हेनलेज लूप में यहाँ पे जो यूरिन है वो नीचे की तरफ आता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्म। और ये इसमें यूरिन है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म। इसके अलावा जो फिर एक नेक्स्ट कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल शुरू हो जाती है, इसको क्या बोला जाता है, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको नाम क्या याद रखना है, डीसीटी। और उसके बाद जो डीसीटी है वो हमारी एक वाइडर ट्यूब में जाके मिल जाती हैं। इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। और यही पार्ट आपको याद रखने हैं। तो मेनली यदि आपसे डायग्राम पूछा जाए तो जस्ट इतना ही बना सकते हो। इसके अलावा क्या बनाना होता है, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स हैं आप उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे एक जो ब्लड वेसल्स है वो लेके आती है क्या, जो ब्लड फिल्टर करना है उसको, तो इसको लेके आने वाले को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम आप याद रखो तो एफरेंट एट्रियोल। एट्रियोल मीन्स अर्टरी की ही बिल्कुल शॉर्ट ब्रांच होती है। उसके बाद एक जो ट्यूब है वो यहाँ से ब्लड को लेके जाती है, और उसके बाद यहाँ पे एक क्या बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाती है, एक अपरेटस बन जाता है। यहाँ पे जो काफी सारी फाइन ट्यूब्यूल्स हैं वो बन जाती हैं इस एक हमारी एट्रियोल से। और जो लेके गई है ना इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईफ्रेंट एट्रियोल। स्पेलिंग में ए और ई का फर्क है, यहाँ पे एफ्रेंट है और यहाँ पे ईफ्रेंट एट्रियोल है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बनी है काफी सारी फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसको बोला जाता है, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, एक नेटवर्क टाइप जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनेगा उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। बाहर वाली जो स्ट्रक्चर्स है यू शेप्ड उसको हम क्या बोलेंगे, बाउमन कैप्सूल। और दोनों को मिला के जो ये पूरा हमारा यहाँ पे बन चुका है, ये वाला कंपोनेंट बन चुकी है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक नाम रहता है
मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन अपरेटस भी बोला जाता है इस पूरी स्ट्रक्चर को। और इसमें होता क्या है, सिंपली जो भी ब्लड आएगा उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाएगा, और उसमें से जो भी चीजें जितनी ज्यादा उसके रिमूव करने की है वो सारी एक बार तो रिमूव कर दी जाती हैं, इसलिए इसको फिल्ट्रेशन बोलेंगे। इसमें बस ब्लड सेल्स हैं वो रिमूव नहीं होती हैं, इसके अलावा यहाँ पे मैक्सिमम चीजें हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट भी हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह, वो सारे के सारे फिल्टर हो जाते हैं, एक बार तो ब्लड से बाहर निकल जाते हैं, बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होएगा, बाउमेन कैप्सूल से वो आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है, फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट इसको बोला जाता है, जो भी आगे फिल्टरों के सब्सटेंस बढ़ता है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होएगा फिर उसका। और ये एब्जॉर्प्शन किसके जरिए होएगा, जो हमारी ये ट्यूब गई है ना, ई फ्रेंट गई है ये खुद आगे फिर क्या होगी, कोयल्स, बारीक बारीक कोयलिंग के रूप में आपको कहाँ मिलती है, इस तरीके से लिपटी हुई मिलती है यहाँ पे, में से ही काफ़ी सारी जो ट्यूब्स हैं वो आपको ऐसे इसके सराउंडिंग में लिपटी हुई मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर एक री एब्जॉर्प्शन का काम भी किया जाएगा, ब्लड में से कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको फिर वापस एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है इस तरीके से, यहाँ से इस हैंडलेज लूप के आसपास में गुमी हुई होती हैं। और इन्हीं को दिखाने के चक्कर में हमारा जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो कंफ्यूजिंग सा लगता है, पता नहीं लगता कि कौन सी ट्यूब कहाँ से गई हुई है। तो जो मैं दूसरी ट्यूब बना रहा हूँ ये रेड कलर में बिल्कुल फाइन, ये आपको जरूरी नहीं है बनाओ आप, लेकिन समझने के लिए ही बनी हुई है ये। इसमें काफ़ी सारी जो ट्यूब्स हैं वो लिपटी हुई होती हैं इस तरीके से, और कहीं कहीं पे फैली हुई होती हैं, और ये क्या करेंगी, जो हमारा सब्सटेंस है, यूजफुल सब्सटेंस है, एक बार जो फिल्ट्रेशन में आ चुका है उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो दूसरा प्रोसेस किसका हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का, जैसे ग्लूकोज वगैरह है उसको रिमूव, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, जो हमारा पीसीटी पार्ट है ना इसके अंदर क्या किया जाता है, पीसीटी पार्ट में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है, क्योंकि एक बार तो सारी चीजें हमने ब्लड से रिमूव कर दी हैं, उसको अब काम काम की चीज जो है उसको हम रख लेंगे, और वहां पे फिर रखने का काम एब्जॉर्प्शन का शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे जितनी भी चीजें इसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम, उसके बाद क्या है उसको आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता है। और हैंडलेज लूप में क्या किया जाएगा, यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट किया जाएगा, जो यूरिन या जो फिल्ट्रेट बना है ना उसमें से जितनी चीजें काम की है वो रख लेंगे, और वेस्टेज वगैरह है, यूरिया वगैरह है, उसको ज्यादातर रख दिया जाता है। और एक खास बात क्या रहती है, जैसे जैसे इसमें फिल्ट्रेट नीचे की तरफ बढ़ता है ना, तो जितने भी हमारे वाटर है, इस केस में जो वाटर है उसको हम इसमें से निकाल लेते हैं, और वाटर के रिमूव होने की वजह से साल्ट बच जाते हैं, जिसकी वजह से जैसे जैसे यूरिन नीचे की तरफ बढ़ता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा हमारे असेंडिंग आर्म के अंदर, फिर क्या होएगा, उसमें से जो आयंस वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट आयंस, उनको भी रिमूव कर लिया जाता है। इसमें से जो आयंस हैं उनको हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे, जैसे सोडियम आयंस वगैरह हैं, पोटेशियम आयंस हैं, इसके अलावा क्लोराइड आयंस हैं, उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। इस साइड में तो केवल वाटर को रिमूव करेंगे, वाटर के रिमूव होने से कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। अब वापस क्या करेंगे, हम वाटर इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हम ऊपर देखेंगे 11वीं क्लास में डिटेल में आता है यूरिन फॉर्मेशन, तो ऊपर बढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन वो बढ़ती है, जैसे नीचे जाएंगे ना कंसंट्रेशन हमारी बढ़ी थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कंसंट्रेशन वापस कम होने लग जाती है। और कंसंट्रेशन कम होने का मतलब ये नहीं कि वाटर दोबारा इसके अंदर आ जाता है, इसमें से साल्ट है उनको भी हम रिमूव कर लेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें एब्जॉर्प्शन की हैं वो आगे, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा जो फिल्ट्रेट है वो आगे बढ़ता है, डीसीटी में आता है। और डीसीटी में क्या किया जाता है, डीसीटी मेनली इसका काम करेगी, ये हम बोल सकते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करती है, कंडीशनल, कंडीशन पे डिपेंड करता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, बॉडी की जो फ्लूइड बैलेंस है, वाटर वगैरह कितना है बॉडी में, उसके बेस पे इसमें एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। और इसके साथ में जो यहाँ पे हमने ए फ्रेंट पढ़ा था उसका भी एक यहाँ पे इंटरकनेक्शन होता है डीसीटी के साथ में, और ये दोनों मिलकर रेगुलेट रखती हैं हमारे कितना यूरिन है वो बनता है, जैसे सर्दियों में ज़्यादा यूरिनेशन होती है, गर्मियों में हम पसीना बहाते हैं जैसे हमारा जो यूरिन है वो कम बनता है। तो वो सारा जो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है ना, एनवायरनमेंट के बेस पे, बॉडी की डिमांड के बेस पे वो रहता है ज़्यादातर डीसीटी का काम। अब जैसे ही यहाँ पे फिर जितना यूरिन है वगैरह है वो बनना है बन चुका है, कंसंट्रेशन है वो बढ़ चुकी है, और लास्ट में कहाँ जाएगा हमारा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ अमाउंट है, कुछ सब्सटेंस की वो हटाई जाती है, मतलब वो भी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और यहाँ पे भी कुछ टाइप का रीअब्जॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है। और कुछ चीजें हैं वो सिक्रीट भी की जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस।
यहाँ फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा है, इस भाग में फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और इन्हीं भाग में कहीं कहीं पे सिक्रीशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। और इस भाग में मैंने बताया है हैंडलेज लूप में क्या किया जाता है, इसका याद रखना आपने, यूरिन की कंसंट्रेशन की जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन से ज्यादा कंसंट्रेट किया जाएगा, वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा इसमें से अब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि वाटर सबसे ज्यादा इसमें से एक बार तो निकल जाता है ब्लड में से, लेकिन उसको वापस रीअब्जॉर्ब करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और एक फैक्ट भी दिया हुआ है, जब हम ये स्टेप पढ़ते हैं ना अलग अलग, इसमें आपने सिंपल याद रखने हैं कौन कौन से कंपोनेंट थे नेफ्रॉन के डायग्राम में, और उसके बाद मेन होता है आपका यूरिनेशन, वो या फिर यूरिन फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जाता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। कंपोनेंट्स के बारे में सिंपल आपने समझना है कौन कौन से मेन कंपोनेंट है और कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 प्रोसेसेस होती हैं यूरिन फॉर्मेशन की, जैसे सबसे पहले पढ़ा है हमने फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन में क्या होता है, किस जगह पे होता है, ये बाउमेन कैप्सूल में। तो जितनी भी हमारी यहाँ पे एफरेंट एट्रियोल्स होती हैं, एफरेंट एट्रियोल्स, वो क्या बनाती है, फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन बाउमेन कैप्सूल, इन बाउमेन कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर जो भी इसने स्ट्रक्चर बनाई है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस के अंदर ही क्या होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है, हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। इसी में क्या होएगा, फिल्ट्रेशन मतलब जो भी एक्सेस सब्सटेंसेस हैं, एक्सेस सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, ब्लड से जितने भी एक्सेस सब्सटेंस हैं उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है, जैसे वाटर, ज़्यादातर तो वाटर ही रिमूव किया जाता है, इसके अलावा आयंस वगैरह है वाटर के अंदर जो सोल्यूबल हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह, वो भी एक बार तो रिमूव कर दिए जाते हैं। काफ़ी सारा जो फिल्ट्रेशन है वो होता है। और फिल्ट्रेशन की यदि बात करें, फैक्ट की बात बता रहा था मैं, ईच डे यदि हम बात करें, किडनी से लगभग 180 जो लीटर है वो फिल्ट्रेट बनता है, वो फिल्ट्रेट बनता है। सबसे पहले जो भी चीजें बाहर निकली है ना एकदम से ग्लोमेरुलस के द्वारा बाउमेन कैप्सूल में आई है, वो लगभग पर डे हम 180 लीटर उसमें फिल्ट्रेशन में जाती हैं, लेकिन इसमें से केवल 1.5 लीटर है वही हम डेली यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि इसके अलावा जितना भी अमाउंट बच गया ना, मैक्सिमम अमाउंट 99.9% जो भी अमाउंट है वो वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस प्रोसेस में तो सिंपली फिल्ट्रेशन होता है, और जितना भी फिल्ट्रेशन होता है ना उसको हम GFR से मापते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। कई बार फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ग्लोमेरुलस हमने पढ़ा है एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, तो एफरेंट एट्रियोल के डिवाइडिंग से बनती है, और यहीं से फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और जितना ही फिल्ट्रेशन होता है ना, जैसे ईच डे एक आपको अमाउंट बताई है, इसी को हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कितना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड, एब्जॉर्प्शन का ही समझते हैं फिर सिक्रीशन का देखेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या होएगा, ये PCT जो हमारा पार्ट है, PCT एंड हैनलेज लूप, हैनलेज लूप है, वो हमारा एब्जॉर्प्शन में रोल है प्ले करते हैं। और इसके अंदर क्या देखा जाता है, जो PCT है ये क्या करेगी, मेनली एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ज़्यादातर कुछ सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जबकि जो है नलेज लूप है नलेज लूप, इसमें मैंने बताया है एक बार तो यूरिन नीचे की तरफ आता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आर्म। इसके अंदर मेनली किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके अलावा जो असेंडिंग लीम होता है, असेंडिंग लीम, इसके अंदर किसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ, एब्जॉर्प्शन ऑफ
आयंस, आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, इसका। इसके अलावा यहाँ पे यूरिया वगैरह है, उसको भी एब्जॉर्ब किया जाता है। यूरिया का एब्जॉर्प्शन हालांकि यहाँ भी मिलता है, यूरिया एब्जॉर्प्शन। अब बोलेंगे कि यूरिया तो काम की चीज़ नहीं है, लेकिन इसको हम एब्जॉर्ब क्यों करते हैं? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन बड़ा जरूरी है। कुछ जगह पे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे हम डायग्राम की बात करें तो कुछ जगह पे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है और कुछ जगह पे फिर इसको क्या है, रिमूव भी किया जाता है। तो साथ साथ में यूरिन को एक, हमने बोला था आयन का बैलेंस होना जरूरी है। ये नहीं है कि जो चीज़ हमारी बॉडी में उसकी जरूरत नहीं है उसको सारा का सारा बाहर ही निकाला जाए, बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। यूरिया को एब्जॉर्ब भी रखा जाता है, और जैसे यहाँ पे भी यूरिया की एब्जॉर्प्शन हैंडलेज लूप के अंदर, इसमें कलेक्टिंग डक्ट है जो सारा का सारा यूरिन वगैरह वो कलेक्ट करती है ईच नेफ्रॉन से, उसके अंदर भी एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यूरिया वगैरह है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और ज़्यादातर तो उसको सिक्रीशन मोड में ही रखा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक स्टेप और क्या आता है इसमें, सिक्रीशन। सिक्रीशन, सिक्रीशन में क्या है, जैसे यूरिया को भी सिक्रीट किया जाता है, यूरिया सिक्रीशन होता है। इसके अलावा कुछ आयंस वगैरह है उनको भी हम सिक्रीट करते हैं, सिक्रीशन है उसका काम देखा जाता है। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन है दोनों देखा जाता है बॉडी में, इनकी कंडीशन क्या है। ज़्यादा अमाउंट में है तो इसको हम क्या करते हैं, सिक्रीट भी करना पड़ जाता है, और ज़्यादातर तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो हम एब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूरिया वगैरह है इसको सिक्रीट और एब्जॉर्ब दोनों ही किया जाता है, ज़्यादातर इसको सिक्रीट रखते हैं, कुछ जगह पे इसको एब्जॉर्प्शन भी किया जाता है। और जब ये सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का काम है वो हो जाता है, जैसे इसके अलावा हैंडलेज लूप में मैंने बताया था, ये कंसंट्रेशन का काम करता है मेनली, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और किस मैकेनिज्म से करता है, इसके लिए आप एक मैकेनिज्म पढ़ोगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें यूरिन को कंसंट्रेट करने की प्रोसीजर है वो समझी जाती है। तो इस तरीके से जो हम आइडिया यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, कंसंट्रेशन उसकी कैसे मेंटेन की जाती है। तो इसमें मेनली जो हमने पार्ट पढ़े हैं, फर्स्ट में फिल्ट्रेशन था प्रोसेस का पार्ट, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ये पार्ट रहेंगे। कलेक्टिंग डक्ट में आपको बताया है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखा जाता है, किस हार्मोन की कंट्रोल में काम करता है। यदि हम बात करें इसकी डीसीटी जो पार्ट है ना, इसका थोड़ा सा याद रखना आपने, यहाँ पे एक एडीएच हार्मोन है उसका भी रोल देखा जाता है। एडी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, ये क्या करता है, ज़्यादा जो लॉस, एक डाययूसिस वर्ड आपको कई बार पढ़ने को मिल जाता है। डाययूसिस क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन के द्वारा जब ज्यादा वाटर लॉस होने लग जाए ना, उसको हम डाययूसिस बोलते हैं। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है, ये लॉस ऑफ वाटर को रोकता है। तो लॉस ऑफ वाटर को कैसे रोकेगा, जो डीसीटी पार्ट है ना उसके अंदर आके ये एक्टिवेट होता है, और ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है जब हमको वाटर की जरूरत रहती है। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, ये याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, या एडीएच है ना एक हार्मोन ही है। इसके अलावा और भी काफी हार्मोनल कंट्रोल है ना, जो रेगुलेशन है वो 11th में डिटेल में आता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये प्रोसेसेस याद रखनी है आपने, फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेट क्या है, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में क्या होता है, और यूरिन को कंसंट्रेटेड कैसे बनाया जाता है। एक बार जैसे यूरिन ये बन चुका है, कलेक्टिंग डक्ट इनको क्या करेगी, लेके आएगी। एक रीजन है पेल्विस रीजन, जो एक रीजन रहेगा किडनी के अंदर, जहाँ पे जैसे हमने डायग्राम में बात की थी ना, किडनी का डायग्राम जब देख रहे थे हम, तो इस रीजन में एक कुछ पोर्शन ऐसे रहता है, यहाँ पे क्या है, सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट अपना मटेरियल है वो रिमूव कर देती है, और इसमें से फिर क्या है, ये ट्यूब्स वगैरह है ना, तो किडनी के अंदर सप्लाई हुई है जो ब्लड ट्यूब्स वेसल्स हैं, लेकिन यहाँ से फिर यूरिटर्स के जरिए जो यूरिन है वो आगे बढ़ता है, यूरिनरी ब्लैडर में उसको स्टोर करके रखा जाता है। अब उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, वो पढ़ लेते हैं, हीमोडायलिसिस क्या होता है। हीमोडायलिसिस, हीमो मीन्स ब्लड, और डायलिसिस मीन्स होता है फिल्ट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस को हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। कई बार क्या है, कुछ इंजरी की वजह से या फिर कुछ डिजीज की वजह से जो किडनी है वो मेल फंक्शन हो जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। एक किडनी बंद करती है तो दूसरी किडनी पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बाद में वो सेकंड वाली किडनी भी डैमेज हो जाए। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है फिर,
जो आर्टिफिशियल किडनी है या फिर हीमोडायलिसिस है वो करवाया जाता है पेशेंट का। उसमें उसको ब्लड को बॉडी से रिमूव करके और क्या करते हैं हम, एक डायलाइजर मशीन होती है उसके अंदर पंप करते हैं, और उस डायलाइजर मशीन से जो पंप हुआ ब्लड है फिर उस बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है। एक सर्कुलेशन चलता रहता है, एक एक्स्ट्रा सर्कुलेशन है वो बॉडी से बाहर भी देखा जाता है। तो इस प्रोसेस में हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे, वैसे तो इसका डायग्राम बुक के अंदर भी दिया हुआ है, पेशेंट है, पेशेंट की आर्म है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक जो वेन्स वगैरह है या अर्टरीज, अर्टरीज से क्या करेंगे, जो ब्लड है वो निकालेंगे, और उस ब्लड को क्या किया जाएगा, एक डायलाइजर मशीन होती है, और इस डायलाइजर मशीन की बात करें तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, काफ़ी सारा एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स मिलता है। इस तरीके से काफ़ी सारी जो ट्यूब्स हैं वो मिलती हैं, और इन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो किसके द्वारा कवर होती हैं, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेंगी। तो यहाँ से जैसे ये ट्यूब्स हैं वो इस तरीके से बाहर निकली हुई हैं, और इसके बाद ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये बात करें, ऐसे इनके बीच में जो कनेक्शंस हैं वो मिलता है। ऐसे ही इस तरीके से भी हम बीच बीच में क्या है, इनको इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। ऐसे क्या मिलेगा, इंटरकनेक्शंस हैं वो यहाँ पे जगह जगह देखा जाता है इन ट्यूब्स के बीच में। और इन ट्यूब्स में इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है, एक नेटवर्क जो बनेगा, यहीं से हम क्या करेंगे, फिर यूरिन को फिल्टर करवाएंगे। तो जो भी हमने बाहर से क्या लिया है, एक अर्टरी से ब्लड लिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको एक पंप के जरिए क्या करेंगे हम, एक डायलाइजर मशीन्स में भेजेंगे। और डायलाइजर मशीन्स में क्या है, ये ब्लड है वो इस तरीके से फैलेगा, और इन ट्यूब्स के अंदर जब ये फैलता है तो इन ट्यूब से बाहर एक फ्लूइड भरा होता है, और इस फ्लूइड को हम यहाँ पे यदि बात करें, एक फ्लूइड भी इन ट्यूब्स के बाहर फिल रहता है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड रहता है, और इस डायलाइजिंग फ्लूइड का काम क्या है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड की कंसंट्रेशन के जितनी ही होती है, लेकिन बस यूरिया नहीं होता इसके अंदर। इसका खास बात ध्यान रखी जाती है कि इसके अंदर यूरिया नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या किया जाता है, एक ट्यूब से तो यदि हम बात करें, एक तो इसकी ट्यूब ऊपर की तरफ लगी होती है ऐसे ऐसे, और एक ट्यूब है वो नीचे की तरफ से कनेक्टेड होती है। और इससे क्या किया जाता है, जो फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड है वो भेजा जाता है इसके अंदर। हम बात करें, ये क्या है, जो फ्रेश फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड है, या डायलाइजिंग फ्लूइड भी आप बोल सकते हो। और यहाँ से क्या है, जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है, यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड, उसको बाहर निकाला जाता है। और जो हमारी ये ट्यूब है, ब्लड वेसल है, इसको क्या किया जाएगा, फिर इस ट्यूब को वापस से किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, नॉर्मली ब्लड की वेन्स के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, जैसे पंप है एक प्रकार का नॉर्मल छोटा पंप रहता है, जो क्या करेगा, पंप जैसा काम, जैसे हार्ट का काम होता है ना, क्योंकि हार्ट इतनी ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि एक बाहर भी एक अलग से नेटवर्क है उसको भी चलाए वो ब्लड को। तो इसलिए हमारे हार्ट का एक असेसरी काम करता है ये, ताकि जो ब्लड की पंपिंग में हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और क्या करेगा, सिंपली ब्लड को निकालेगा एक साइड से और इसको पंप करवाएगा, जितने भी जो यूरिया वगैरह है ना, इस प्रोसेस में क्या होएगा, जो यूरिया वगैरह है वो रिमूव हो जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है वो। जबकि जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमारी ब्लड के अंदर एज इट इज रहती हैं, और इस मशीन को क्या बोलेंगे हम, डायलाइजर बोलते हैं। इस तरीके से इस मैकेनिज्म से क्या किया जाता है, बॉडी का जो ब्लड है वो बार बार फिल्ट्रेट किया जाता है, और वही ब्लड फिर फिल्ट्रेट करके हम वापस पेशेंट के बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते रहते हैं। इस तरीके से जो ब्लड है वो टोटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाता है। तो ये एक, हम बोल सकते हैं टेम्परेरी एक प्रकार का सॉल्यूशन रहता है। जिस पर्सन की किडनी है वो डैमेज हो जाती हैं या डिसफंक्शनल हो जाती हैं, उसके बाद क्या रहेगा, फिर इस पर्सन को क्या करवाना पड़ता है, मेनली किडनी ट्रांसप्लांट से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है वो करवाया जाता है। बाद में तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के जरिए ही इस प्रॉब्लम को
सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन जिन पर्सन को एट ए टाइम किडनी नहीं मिलती, कुछ टाइम लगता है, क्योंकि किडनी किसी भी डेड पर्सन से ही हम रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादातर जो डोनर वगैरह होते हैं या फिर फैमिली में भी कई बार क्या होता है, डोनेशन वगैरह है वो करवा दी जाती है, किडनी हम यूज में लेते हैं दूसरी किडनी। हालांकि उस केस में फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? यदि किडनी जब ट्रांसप्लांट करवाई जाती है उस केस में कुछ इम्यूनो सप्रेसेंट जो मटेरियल है या ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं, ताकि किडनी को फेल ना किया जाए बॉडी के द्वारा। क्योंकि जैसे ही बाहर की कोई किडनी है उसको हम बॉडी के अंदर किसी पर्सन के अंदर इंसर्ट करवाते हैं मेडिसिनली, सर्जिकली, तो क्या होगा, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो जिस पर्सन को डोनेट किया ना, जो रिसीवर है या रेसिपिएंट है, उसको इम्यूनो सप्रेसेंट्स ड्रग्स बॉडी वो पूरी जिंदगी भर खानी पड़ती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस रखना पड़ता है। और ऐसे केस में फिर क्या है, जो इन्फेक्शन वगैरह है उनके भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इम्यून सिस्टम को दबा के रखना पड़ता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को तो काम ही यही है कि फॉरेन मटेरियल को वो सर्च करेगा और उसको फिर क्या करवाएगा, किल करवाता है। लेकिन इस केस में क्या है, उसको सप्रेसेंट करवाया जाएगा। और जो डोनर से आई है किडनी, यदि लिविंग डोनर है वो, तो उस केस में उस पर्सन के भी एक किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा फिल्ट्रेशन का, तो उसको भी काफ़ी सारी चीज़ों का जो प्रिकॉशंस हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इस तरीके से जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये काफ़ी हेल्पफुल प्रोसीजर है। जिन पर्सन्स की किडनी है वो फेल हो जाती हैं, यदि टाइम पे उनको किडनी नहीं मिलती है, तो उस केस में ये हीमोडायलिसिस वो प्रोसेस है वो करवाई जाती है पर्सन को एडमिट रख के हॉस्पिटल के अंदर। तो इस तरीके से हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी डिटेल आज डिस्कस की है। और इसके अंदर काफ़ी कुछ पॉइंट हैं आपको एक फाउंडेशन बेस के लिए बताए हैं, जो आपको हायर क्लासेज में 11th में, ट्वेल्थ में तो हालांकि एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं आएगा, लेकिन आगे के जो भी नीट वगैरह के लिए भी आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। वहाँ पे इलेबोरेशन आप पढ़ सकते हो, 10th लेवल पे आपके लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। किडनी ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड भी आप याद रख सकते हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में इन ड्रग्स का क्या रोल रहता है। तो इस तरीके से हमने जो चैप्टर है टोटली नोट्स के माध्यम से यदि हम देखें हर एक डिटेल है वो पूरी कर ली है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो पार्ट 8 में हम देखेंगे, और ऐसे ही जो फर्दर चैप्टर्स हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ कंटिन्यू रहें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।